अब आपने मेरा देखते हुए टाइम टेबल लिख दिया कि 1 घंटे में इनऑर्गेनिक सुबह रिवाइज करूंगा, आपसे हो ही नहीं पा रहा है। नहीं भैया, 12 घंटे ही मैं पढ़ पाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ कि मैंने इसमें कुछ फ्री टाइम भी रखा है। हे चैप्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आपको टाइम टेबल बनाने का एक बेस्ट साइंटिफिक मेथड बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता है। इसी कारण आपने आज तक बहुत सारे टाइम टेबल बनाए लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। ऑल्सो एंड में मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल समझाऊंगा कि क्या होना चाहिए, क्या मैंने फॉलो किया या मोस्टली टॉपर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर्स, रिवीजन सब इंक्लूडेड है और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उसको हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचना कैसे उसको समझते हैं पहले, और ये भी समझते हैं कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी भी इंसान से पूछ लो जो कि एक मेडिकल कॉलेज में है, वो सिलेक्ट हुआ है, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि उसने सही टाइम पे सही चीजें करी हैं। उसने रैंडम स्टडी नहीं करी कि आज मन किया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कल मन नहीं किया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तो सिर्फ लेक्चर देख ली। ऐसा पढ़ाई उसने नहीं किया। उसने एक अच्छा टाइम टेबल बनाया है और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया है और थ्रू आउट फॉलो किया है। 5-6 महीने के लिए लगातार फॉलो किया है, जिसके कारण वो अब आज एक मेडिकल कॉलेज में है। इसीलिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। आपको पता रहता है कि यार मुझे कल उठ के कितने घंटे क्या करना है। इसलिए एक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एक नीट एस्पिरेंट के लाइफ में या फिर किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक अच्छा टाइम टेबल बनाने से पहले ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्टली टाइम टेबल हमने आज तक बनाए हैं वो फेल क्यों हो गए। हम कोई टाइम टेबल ढंग से फॉलो क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब देखो, जब भी हम लोग टाइम टेबल बनाने बैठते हैं ना, तो उस समय हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड स्टेट में रहते हैं और हम लोग उस समय जो भी चीजें लिखते हैं अपने टाइम टेबल में, वो अपने एक आइडियल पर्सनैलिटी को, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट में नहीं है, वो सोच के बनाते हैं। जैसे आज हम लोग मान लो 10 बजे उठ रहे हैं सुबह, मैं लिख दूंगा कल से मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, जो कि एक ड्रास्टिक चेंज होता है, जो कि करना पॉसिबल नहीं है। और अगर एक दिन कर भी लिया तो उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी हैबिट आप में अभी तक डेवलप नहीं हुई है। और इसी कारण से 99.9% टाइम टेबल जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे गोल्स लिख देते हो जिसके लिए आप अभी रेडी ही नहीं हो। और इसलिए आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे बताऊंगा जिसके कारण जो आप टाइम टेबल बनाओगे वो आप आराम से फॉलो भी कर पाओगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपका एक प्रॉमिस चाहिए कि आज या फिर इस बार जो आप टाइम टेबल बनाने वाले हो वो आप रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के नीट 26 तक फॉलो करोगे। तो अगर आप ये प्रॉमिस करते हो तो इसको कमेंट में लिखो और बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के पीछे का साइंस क्या है। देखो, साइंस कहती है कि किसी भी हैबिट को डेवलप होने के लिए ऑलमोस्ट 21 डेज लगते हैं। तो मतलब जो चीजें मैं पेज पे लिख रहा हूं वो, क्योंकि मैं आज नहीं हूं, तो मैं मोस्टली चांस है कि 1-2 दिन के बाद उसको गिव अप कर दूंगा और फॉलो नहीं करूंगा। इसलिए कोई भी चीज टाइम टेबल में लिखने से पहले उसको एज ए हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए पहले आपको एक रफ टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। रफ टाइम टेबल का मतलब है कि जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते हो वो आपका एक गोल है, लेकिन वो आपका एक करंट स्टेटस नहीं है। तो उस तक आप एक स्टेप वाइज मैनर में प्रोसीड करोगे, और जब तक वो स्टेप वाइज मैनर में रहेगा, उस फेज में रहेगा, तब तक आप एक फाइनल टाइम टेबल नहीं बनाओगे। मतलब मान लो आपका आज जो करंट स्टेटस है वो कुछ ऐसा है कि आज आप 7 घंटे की पढ़ाई कर पाते हो और आज तक आप बस लेक्चर देखते थे, नोट्स बनाते थे, आप ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, ना ही रिवीजन करते थे। ये आपका डे 1 का स्टेटस है और आपका जो गोल है वो है कि मेरे को 10 घंटे की पढ़ाई करनी है और मेरे को उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन भी इंक्लूड करना है। तो वो गोल है। आज आपका स्टेटस कुछ और है, तो जो स्टेप वाइज मैनर होगा वो एक छोटा सा स्टेप फॉरवर्ड होगा। मतलब कि 7 आवर्स की स्टडी आप करेंटली कर रहे हो, तो आपका जो टाइम टेबल गोल, जो रफ टाइम टेबल आप बना रहे हो, उसमें जो गोल रखोगे वो है कि कल से मैं 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा। तो कल का आपका टारगेट रहेगा कि मैं कल 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, किसी भी तरीके से 1 घंटे मुझे बढ़ाना है। और कल मैं लेक्चर और नोट्स तो बनाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं 1 घंटे डीपीपी सॉल्व करने में भी लगाऊंगा। मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 1 घंटे के लिए अलग से इंक्लूड कर दिया। तो मतलब ये जो 8 घंटे मैंने बढ़ाए उसमें 7 घंटे की मेरी स्टडी रहेगी और 1 घंटे मैंने डीपीपी के लिए निकाल लिया। तो ये मेरा कल का टारगेट है। अब मान लो मैं ये चीज कल अचीव कर पाता हूं, मैंने 8 घंटे की पढ़ाई अचीव कर ली जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी था। तो अगले दिन का जो मेरा करंट स्टेटस है वो अब चेंज हो चुका है। अब मैं वो 7 घंटे पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं रहा, अब मैं 8 घंटे वाला बन गया हूं और इसमें 1 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है। और क्योंकि अब मेरा करंट स्टेटस इंप्रूव हो गया है, तो अब मैं चेंज करूंगा कि चलो देखो, अब मैंने इंप्रूवमेंट कर लिया है, एक स्टेप मैं अपने गोल के पास पहुंच चुका हूं, तो अब मैं एक दूसरा स्टेप लेता हूं। अब 8 घंटे को बढ़ा के मैं 9 आवर्स की स्टडी करता हूं और 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 घंटे रिवीजन भी इंक्लूड करता हूं इसमें, देखता हूं कर पाता हूं नहीं। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। मान लो इसको अचीव करने में मेरे को 2-3 दिन और लग गए। जब तक मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इसको ही अपना गोल रखूंगा और मैं कोई नया गोल नहीं सोचूंगा। जब मैं इसको अचीव कर लेता हूं तब मैं आगे जाके अपना गोल आगे बढ़ाऊंगा। मतलब कि 9 घंटे से 10 घंटे के लिए जाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन हो गया तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाऊंगा, रिवीजन का टाइम बढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं अपने गोल की तरफ जाऊंगा। और जब मैं अपने गोल पे पहुंच जाऊंगा और मैं उसको लगातार 4 दिन 5 दिन के लिए फॉलो कर पाऊंगा और वो एज ए हैबिट डेवलप हो जाती है मेरे अंदर, तब जाके मैं उन सारे टास्क को अपने फाइनल टाइम टेबल में लिखूंगा। ये आपका स्टेप होना चाहिए और ये करने में ऑलमोस्ट आपके 21 डेज जाएंगे। और क्योंकि आपके 21 दिन लग जाएंगे वो फाइनल गोल अचीव करते करते, तो ये आपका एक हैबिट हो जाएगा। तो अब जो 21वें दिन को आप जो टाइम टेबल बनाओगे वो ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपने एक ड्रास्टिक चेंज किया है। अब आपने 7 घंटे से पढ़ाई स्टार्ट करी थी और आपने उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते करते 10 घंटे की पढ़ाई पहुंचाई है, तो अब वो आपके अंदर एज ए हैबिट डेवलप्ड है। और इसलिए जब आप उस टाइम टेबल को
फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप उसको आराम से फॉलो कर पाओगे। ऑल्सो दूसरी चीज आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने ऊपर ये नहीं लिखा कि मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रिवीजन करूंगा, मैं 9 से 12 लेक्चर करूंगा, मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैंने बस लिखा कि मैं इतने घंटे के लिए करूंगा। ठीक है, मैंने बस आवर्स फिक्स किए, टाइम एग्जैक्टली टाइम फिक्स नहीं किया, क्योंकि हम लोग बेसिकली रोबोट्स नहीं यार। हम लोग के लाइफ में बहुत सारे काम हो सकते हैं। कोई मान लो किसी दिन हल्का सा लेट हो गया, किसी दिन मान लो कोई लंबा लेक्चर है उसको मेरे को आगे एक्सटेंड करना पड़ गया, कुछ किसी दिन ईजी लेक्चर है बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो ये सब चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। और इसीलिए एक टाइम फिक्स कर देना आपको काफी रोबोटिक कर देता है। और अगर वो टाइम के अंदर खत्म नहीं हुआ काम तो आप काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे और आपको लगता है यार मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। तो ये हमें फीलिंग नहीं चाहिए। हम लोग ऑलरेडी काफी टेंशन रहते हैं, टेस्ट के मार्क्स नहीं आए, रिविजन नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो हमें एक अलग से एक टेंशन नहीं चाहिए। इसीलिए ये पार्ट मैंने हटा दिया है। आपको कभी भी टाइम टेबल में एक टाइम मेंशन नहीं करना चाहिए। आप बस आवर्स फिक्स कर दो कि मेरे को इतने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, इतने घंटे लेक्चर देखने में जाएंगे और इतने घंटे मेरे को रिविजन करने के लिए डेली चाहिए। ठीक है, और इतने घंटे की मुझे स्लीप लेनी है। तो ये चीज आपको फिक्स करना चाहिए और दो ही टाइम आपके टाइम टेबल में फिक्स रहेगा, जो कि आप कितने बजे उठ रहे हो और कितने बजे सो रहे हो। इसके अलावा कोई भी टाइम आपको फिक्स नहीं करना है। इस तरीके से हुआ क्या, आपको 21 दिन लग जाएंगे अपने गोल तक पहुंचने में। मतलब आज आपका जो करंट स्टेटस था कि मैं आज 9 बजे उठता था, मेरा गोल था 6 बजे उठने का, तो मैं धीरे धीरे करके 8 बजे उठा, फिर 7 बजे उठा, ऐसे करते करते 21 दिन बाद मैं 6 बजे उठने लगा। ठीक है, सेम आज मैं 7 घंटे की पढ़ाई करता था, फिर मेरे को 2 दिन बाद 8 घंटे की पढ़ाई करने लगा, फिर 2 दिन बाद मैं 9 घंटे की पढ़ाई करने लगा। ऐसे करते करते फिर मेरे को 1 हफ्ते लग गए 10 घंटे की पढ़ाई तक पहुंचने के लिए, और इस तरीके से 21 दिन बाद 10 घंटे की पढ़ाई मेरी होने लगी। वैसे ही आज मैं सिर्फ लेक्चर देखता था और कुछ नहीं करता, ना डीपीपी सॉल्व करता था, ना रिवीजन करता था। उसके बाद मैं लेक्चर भी देखने लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने लगा, फिर कुछ दिनों बाद मैं लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन भी करने लगा। ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप हुई। मैंने एक ही दिन इसी दिन नहीं बोल दिया कि मैं आज से चेंज हो रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा, रिवीजन भी करूंगा। वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ बोलने वाली बात हो जाती है, लिखने वाली बात हो जाती है, फॉलो कभी नहीं हो पाता। इसलिए आपको 21 डेज का टारगेट लेके स्टेप वाइज मैनर में प्रोसीड करना है। ठीक है, और इस दिन जब आप ये अचीव कर लोगे, आपका फाइनल गोल अचीव हो जाएगा, तब आप टाइम टेबल बनाओगे और उसको कॉपी में लिख दोगे कि चलो ये फाइनल हो गया और अब मैं इसी टाइम टेबल को अपने नीट 2026 तक फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये बेस्ट तरीका इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, लेकिन सुबह उठ के जब आपने देखा तो आपको वो माहौल नहीं लग रहा है। हो सकता है आप नींद में रहते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, इनिशियल लगेगा, लेकिन जब आप उसको लगातार करके देखोगे 10 दिन बाद भी आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, तो मतलब आप सुबह नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, या फिर सुबह ऐसा माहौल नहीं है आपके घर में पढ़ने के लिए, आपके हॉस्टल में ऐसा माहौल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तभी पता चलेगा जब आप सुबह उठोगे, तो ये आपको पता चलता है कि आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। दूसरा कि आप मॉर्निंग में रिवाइज नहीं कर पाते। जैसे मैं मॉर्निंग में रिवाइज करता था, 1 घंटे ऑर्गेनिक को मैं देता था रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे सुबह उठते हैं, उनको नींद ही नहीं टूटती उनकी, तो वो सुबह रिवाइज नहीं कर पाते। तो वो सुबह या तो लेक्चर देखते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो नींद में रिवाइज तो नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक जैसे बोरिंग चैप्टर्स, लेकिन वो फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल अपना बनाओगे। अब आपने मेरा देखते हुए टाइम टेबल लिख दिया कि 1 घंटे में इनऑर्गेनिक सुबह रिवाइज करूंगा, आपसे हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको करके देखो और 21 दिन तक करके देखो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे लिख देते हैं, लेकिन 2 घंटे उनके लिए शायद एनफ ना हो, उनको 2.5 घंटे लग रहे हैं या 3 घंटे लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम टेबल में चेंज करना होगा। ऑल्सो उनको ये भी समझ में आता है कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लेस डिस्ट्रक्शन वाला टाइम कौन है, उसी टाइम को मैं अपना पीक टाइम मानूंगा और उसमें मैं अपने सबसे वीक सब्जेक्ट को रखूंगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूरे दिन को यूटिलाइज करते हो, 21 दिनों के लिए यूज करते हो, तो आपको समझ में आता है कि मेरा बेस्ट टाइम कौन है, मैं किस टाइम उतना एफिशिएंट नहीं रहता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो लंच करने के बाद सो जाते हैं, उनको नींद आने लगती है, तो आप लंच के बाद एक नैप रख लो उस केस में, है ना। जैसे मैं लंच के बाद नैप नहीं ले रहा हूँ या कोई दूसरा इंसान नहीं ले रहा, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी मत लो। अगर आपको नींद आती है, आप नहीं पढ़ पाते हो, तो फालतू में वहाँ जग के या रील स्क्रॉल करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में आप वहाँ पे नैप रख लो अपना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो 12 घंटे की स्टडी ही कर पाते हैं, वो अपर लिमिट है उनका। तो उस केस में अगर आप 14 घंटे की टाइम टेबल बनाओगे तो आपका हमेशा 2 घंटे का बैकलॉग रहेगा। फिर आप रोते रहोगे कि यार भैया बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा, बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा। तो जो भी आपका अपर लिमिट है, आप 21 दिन तक करके देखो, नहीं भैया 12 घंटे ही मैं पढ़ पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, तो उस केस में वही आपका अपर लिमिट हो जाएगा। तो उतने का ही टाइम टेबल बनाओ, लेकिन उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो करो 2026 के लिए। ठीक है, ऑल्सो ये भी आपको पता चलेगा कि यार मैं कितने घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकता हूँ। जैसे किसी बच्चे का होता है कि वो 1 घंटे ही पढ़ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, तो 1 घंटे का आप सेट बनाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो 2 घंटे पढ़ लेते हैं, तो 2 घंटे के सेट बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं भैया 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाता है, तो आप 45 मिनट का सेट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। लेकिन ये समझने के लिए आप अपने बॉडी को समझोगे तभी जब आप 21 दिन के लिए सेम चीज़ करके देखोगे। ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट साइंटिफिक वे है टाइम टेबल बनाने का। अब इसके अकॉर्डिंग जो आप टाइम टेबल बनाओगे वो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होगा, आप उसको फॉलो कर पाओगे और डीमोटिवेटेड नहीं रहोगे कि भैया मैं तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बिना टाइम टेबल के सिलेक्शन नहीं होगा। आप रैंडम स्टडी नहीं कर सकते, आपके पास एटलीस्ट टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने घंटे लेक्चर देखूंगा, इतने घंटे रिविजन करूंगा, इतने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इतना मिनिमम फिक्स टाइम होना चाहिए आपके पास। अब
आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ टाइम टेबल का, जो कि मोस्टली मैं फॉलो करता था अपने इनिशियल डेज में, बाद में रिवीजन के लिए चेंज कर दिया था। लेकिन ऐसा ही कुछ मेरा टाइम टेबल दिखता था। मैं सुबह उठना पसंद करता था, तो मैं 7 बजे के आसपास उठ जाता था, फिर फ्रेश होकर आधे घंटे का मेरा रहता था कि मैं रिवीजन करूँगा। तो 7 से 8 के बीच फ्रेश होने के बाद जितना भी टाइम मेरे पास बचता था, 8 बजे तक मैं आधे घंटे रिवीजन अपना निकाल लेता था। कभी मैंने मान लो कोई ग्रुप कर लिया, ग्रुप 13 कर लिया, कभी सिर्फ ग्रुप 14 किया, कभी ऑर्गेनिक का मैंने मान लो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन कर लिया। तो ऐसे आधे घंटे में जो भी मेरे से रिवाइज हो जाए मैं बस उतना रिवाइज करता था। इससे क्या है, जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को याद रहता था। ठीक है, तो ये रिवीजन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उस समय सबसे वीक था। ठीक है, और वीक इसलिए था क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करता। तो इसको मैंने सुबह उठते ही रख लिया था कि ये सबसे पहले कहते हैं ना कि अगर फ्रॉग खाना है तो कब खाओगे, तो सुबह उठते खाएंगे, क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ आपको लगती है वो आप सबसे पहले कर लो, ताकि आपका बाकी का दिन जो है आराम से जाए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सारे जैसे जिम में आते हैं लेग वर्कआउट के, वो मंडे को ही कर लेते हैं, या मंडे को खत्म कर लेंगे, सैटरडे वाला झंझट नहीं रहेगा, तो वो डर नहीं रहता है कि यार सैटरडे को लेग आ रहा है, क्योंकि लेग वर्कआउट सबसे हार्ड होता है। तो सेम चीज़ है, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगे अगर आप उसको सबसे सुबह कर लेते हो तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने लेक्चर्स के लिए टाइम रखता था, तो मोस्टली बच्चे के अकॉर्डिंग रखा है मैंने। मैं तो इतने लेक्चर्स नहीं देखता था एंड के अपने ड्रॉप ईयर्स में, लेकिन मोस्टली बच्चे 3.5 आवर्स उनको लग जाता है फिजिक्स में, 3 आवर्स उनको लग जाता है केमिस्ट्री में, और 1.5 आवर्स उनको लग जाता है बायो में। तो ऑलमोस्ट इतना टाइम मैं रखता था अपने लेक्चर्स के लिए। 1.5 आवर्स इसलिए रखता था क्योंकि इसमें मैं वन शॉट देखता था अपने टाइम में। ठीक है, क्योंकि डिटेल ऑलमोस्ट हो गया था जितने मेरे को देखने थे, और एनसीईआरटी पे हाईलाइट कर ली थी, तो 1.5 आवर्स में मेरा बायो हो जाता था। तो इतना टाइम मैंने रखा था लेक्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग में उसके 7 आवर्स चले जाएंगे, तो वो टाइम टेबल से उसका मिसिंग होगा। उसके बाद अगर वो कोचिंग से घर आया तो 6 बजे के बाद ही पढ़ पाएगा। तो 6 PM के बाद मैं वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था। तो जो कोचिंग में हुआ या फिर जो लेक्चर में हुआ उसके DPP सॉल्व करूंगा, या फिर PYQ सॉल्व करने तो वो सॉल्व करूंगा, मॉड्यूल्स के कुछ क्वेश्चन करने तो वो करूंगा। तो ये मेरा 4 से 5 घंटे का काम रहता था, जो कि एक्चुअल स्टडी है। ठीक है, यहाँ तक जो आप कर रहे हो वो सारे बच्चे कर रहे हैं। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये 4 to 5 आवर्स की जो सेल्फ स्टडी आप करते हो वो क्रिएट करता है। तो फिजिक्स के लिए 1.5 आवर्स रखा हुआ था, केमिस्ट्री के लिए 1.5 आवर्स, बायो के लिए 45 मिनट, क्योंकि जल्दी हो जाता है। उसके बाद डिनर करके 10:30 के बाद 1 घंटे का रिवीजन करके मैं सो जाता था। रिवीजन में क्या करता था, मान लो मेरे को लग रहा है कि कोई टॉपिक है, कोई फिजिक्स का चैप्टर है जो मैं भूल चुका हूँ, तो उसके फॉर्मुलास देख लूंगा। या फिर मेरे को लग रहा है आज जो मैंने पढ़ा है वो अच्छा टॉपिक था, हार्ड टॉपिक था, एक बार मैं नोट्स देख लेता हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं उसको, तो उसी नोट्स को मैं रिकॉल कर लूँगा वापस से। या फिर बायोलॉजी में कोई एक मान लो मुझे लग रहा है फंजाई वाला चार्ट भूल गया हूँ, मैं फंजाई देख लूँगा। या फिर मेरे को एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद नहीं है तो वो देख लूँगा। तो मतलब जो भी मैं कर सकता हूँ उस 1 घंटे के अंदर वो मैं करके सो जाता था। ठीक है, उसके बाद 11:30 से 12 PM के बीच सो जाता था मैं, और सुबह 7 बजे उठता था। तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स की स्लीप हो गई आपकी। तो ऐसा ही कुछ मेरा टाइम टेबल दिखता था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि मैंने इसमें कुछ फ्री टाइम भी रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 4 बजे तक काम खत्म हो गया, उसके बाद 6 बजे के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मतलब यहाँ पे 2 घंटे का मेरे पास फ्री टाइम है। अब इसमें मैं चाहे नैप ले लूँ, या फिर मेरे को किसी दिन कोई काम है इंपॉर्टेंट तो वो मैं इस टाइम के अंदर कर लूँगा, या फिर मेरे को कहीं इधर जाना पड़ गया तो 2 घंटे जो मैंने इधर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं वहाँ पर मैं उस काम को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा टाइम टेबल जब बनाओ तो उसमें गैप रखो, अपना कुछ फ्री टाइम रखो, ताकि अगर कभी आगे पीछे होता है टाइम तो आप उसको एडजस्ट कर पाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो अपने टाइम टेबल में एनफ रेस्ट रखो, जो आप सेट्स ले रहे हो उसके बीच एनफ 5 मिनट 10 मिनट्स का रेस्ट लो, ताकि आप फिर से एफिशिएंट होकर ही पढ़ाई कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि आप बस बैठे हो 14 घंटे लेकिन एफिशिएंट स्टडी नहीं हो रही वहाँ पे। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो कि कंसिस्टेंटली आप लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा कि कैसे बेस्ट टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे टॉपर्स टाइम टेबल बनाते हैं, और कैसे उसको फॉलो करना है। क्योंकि दिक्कत है कि टाइम टेबल तो सब बना लेंगे, कल ही बना देंगे एक बेस्ट टाइम टेबल, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये जो 21 डेज वाला रूल है वो फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमेशा टाइम टेबल को आप पहले फॉलो करना स्टार्ट करो, फिर उसको एक फाइनल करो कि ये मेरा फाइनल टाइम टेबल है जो कि मैं फॉलो कर पा रहा हूँ। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।